नमस्कार। 24 जून 2025 आज हम इजराइल ईरान संघर्ष की ताज़ा स्थिति पर एक थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इस मुश्किल विषय पर कई तरह के स्रोत हैं, कुछ लेख हैं, रिसर्च है और नोट्स भी हैं। हाँ, जानकारी काफी है। तो आज की चर्चा का केंद्र रहेगा वो हालिया युद्ध विराम जो घोषित होते ही लगभग टूट गया, है ना? बिल्कुल। और गाजा में जो मानवीय संकट गहरा रहा है वो भी। हाँ, और वेस्ट बैंक, यमन, वहां भी तनाव बढ़ा है और इजराइल के अंदर भी विरोध की आवाजें उठ रही हैं। सही। तो इन सब स्रोतों को मिलाकर देखते हैं कि इस पूरी उलझी हुई तस्वीर के सबसे अहम पहलू क्या है। ठीक है, तो शुरुआत युद्ध विराम से ही करें। 23 जून को घोषित हुआ था ये। हाँ, 23 जून की शाम अमेरिकी मध्यस्थता से, और इसमें पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का नाम भी आ रहा है। अच्छा। उनके प्रयासों के बाद इजरायल और ईरान के बीच एक पूर्ण और समग्र युद्ध विराम की घोषणा हुई। कहा गया कि कुछ घंटों में लागू होगा। और शुरू में ये सिर्फ 12 घंटे के लिए था। हाँ, प्रस्ताव तो यही था कि शुरू में करीब 12 घंटे चलेगा। लेकिन ये तो टिक ही नहीं पाया ना। खबरें तो लगभग तुरंत ही उल्लंघन के आने लगी। हाँ, बिल्कुल, उल्लंघन लगभग फौरन हुए। और इसमें एक दिलचस्पी भी है कि ईरान ने पहले कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है अल उदीद, वहां मिसाइलें दागी। अमेरिकी बेस पर? जी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि हमले से पहले कतर को बता दिया गया था, तो शायद मकसद सीधे अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाना नहीं था। मतलब एक तरह का संदेश। हाँ, शायद अमेरिका को ये दिखाने के लिए कि हम सक्षम हैं, पर अभी सीधे टकराव नहीं चाहते। एक सधा हुआ कदम कह सकते हैं। लेकिन फिर बेरशेबा वाला हमला, वो तो सीधा इजराइल पर था। बिल्कुल, वो ज्यादा गंभीर था। युद्ध विराम लागू होने के कुछ ही देर बाद ईरान ने इजराइल के दक्षिणी शहर बेरशेबा पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। और उसमें नागरिक हताहत हुए। हाँ, खबरें हैं कि 4-5 नागरिक मारे गए। ये हमला कतर वाले हमले से बिल्कुल अलग, सीधे तौर पर घातक था। इसने युद्ध विराम को तुरंत ही सवालों के घेरे में ला दिया। और फिर इजराइल ने भी जवाब दिया। जी हाँ, इसके जवाब में इजराइल ने भी तेहरान पर हमले किए। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी नाजुक हो गई एकदम से। तो ये युद्ध विराम तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया एक तरह से। क्या इससे ठीक पहले भी कोई बड़ी घटना हुई थी जिसने माहौल बिगाड़ा हो? हाँ, हुई थी। युद्ध विराम की घोषणा से कुछ ही दिन पहले, शायद 19 जून को, बरशेबा के ही सरोका मेडिकल सेंटर पर हमला हुआ था। अस्पताल पर? हाँ, एक सेजल मिसाइल गिरी थी जो ईरान की जानी मानी मिसाइल है। करीब 50 लोग घायल हुए। ओह। और कुछ रिपोर्ट्स में रासायनिक रिसाव की भी बात थी। इजराइल इसे युद्ध अपराध बता रहा है। अस्पताल पर हमला वैसे भी बहुत गंभीर मामला होता है। और क्या पर्दे के पीछे भी कुछ चल रहा था? हमारे नोट्स में ऑपरेशन राइजिंग लायन का जिक्र है, ये क्या था? हाँ, ये जून के मध्य की बात है। इजरायली मुसाद और वायुसेना ने मिलकर ईरान के अंदर एक ऑपरेशन किया था। इसे हाइब्रिड कहा जा रहा है। हाइब्रिड मतलब शायद इसमें जमीन पर ड्रोन टीमों का इस्तेमाल हुआ, साथ में साइबर हमले और खुफिया जानकारी भी। लक्ष्य था ईरान का मिसाइल ढांचा। तो क्या इससे कुछ असर पड़ा? सूत्रों का कहना है कि उनकी मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता पर कुछ असर तो पड़ा है, लेकिन ये कितना स्थायी है ये कहना मुश्किल है। पर यह दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ आमने सामने की नहीं है। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये तनाव सिर्फ इजराइल ईरान तक ही नहीं है। वेस्ट बैंक और यमन में क्या हो रहा है? सही। वेस्ट बैंक में जैसे जेनिन, तुलकर्म, नूर शम्स, इन इलाकों में इजरायली जमीनी ऑपरेशन चल रहे हैं। उधर यमन में भी मई से हूती ठिकानों पर हवाई हमले जारी हैं। खासकर हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये संघर्ष कई मोर्चों पर फैला हुआ है, बहुत जटिल स्थिति है। और इस सब के बीच में गाजा, वहां से जो खबरें आ रही हैं वो तो बहुत ही भयानक हैं। अकाल की बात हो रही है। हाँ, स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। मार्च से इजरायली नाकाबंदी है, जिससे खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो गई है। कीमतें आसमान पर हैं और असल में अकाल गहराता जा रहा है। और बच्चों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? सबसे ज्यादा चिंता की बात बच्चों में कुपोषण है। एक आंकड़ा तो 66,000 से ज्यादा बच्चों के गंभीर रूप से कुपोषित होने का है। ये बहुत बड़ी संख्या है। 66,000, ये तो वाकई डरावना है। और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था, अल-शिफा अस्पताल का भी जिक्र था। स्वास्थ्य व्यवस्था तो समझिए कि लगभग ढह चुकी है। अल-शिफा जो गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो भी मुश्किल से 20% क्षमता पर काम कर पा रहा है। सिर्फ 20%? हाँ, दवाएं नहीं है, उपकरण नहीं है, स्टाफ की कमी है। लोग बुनियादी इलाज न मिलने से मर रहे हैं।
इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। जैसे यूरोपीय संघ EU क्या कर रहा है? EU इजराइल पर दबाव डाल रहा है कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचने दी जाए, और वो इस पर भी विचार कर रहे हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो इजराइल के साथ जो उनका एसोसिएशन एग्रीमेंट है, एक तरह का व्यापार समझौता, उसे निलंबित कर दिया जाए। अच्छा, तो ये एक बड़ा आर्थिक दबाव हो सकता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आर्थिक कदम हो सकता है। उधर इजराइल के अंदर क्या माहौल है? तेल अवीव और यरूशलेम में प्रदर्शनों की खबरें हैं। हाँ, हजारों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगें दो हैं। एक तो गाजा में सैन्य अभियान बंद हो, और दूसरा बंधकों को वापस लाया जाए। तो क्या ये दिखाता है कि इजरायली समाज में भी अब युद्ध को लेकर थकान आ रही है? हाँ, ये इसी तरफ इशारा करता है। युद्ध लंबा खिंचने से समाज में थकान और असंतोष बढ़ रहा है। सरकार पर अंदरूनी दबाव भी काफी है। तो आगे क्या लगता है, ये सब किस तरफ जा रहा है? क्या ये युद्ध विराम टिक पाएगा? देखिए, फिलहाल तो अस्थिरता ही दिख रही है। युद्ध विराम बहुत ही कमजोर है। दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर दूसरे ने उल्लंघन किया तो हम हमले फिर शुरू कर देंगे। तो फिर कूटनीति का क्या रोल है? हाँ, पर्दे के पीछे कोशिशें तेज हो गई हैं। कतर, अमेरिका, EU, कुछ अरब देश, ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस अस्थायी युद्ध विराम को थोड़ा बढ़ाया जाए या शायद इसे औपचारिक रूप दिया जाए। क्या इसमें गाजा और लेबनान के मोर्चे भी शामिल हो सकते हैं? संभावना है कि उन मोर्चों को भी शामिल करने की कोशिश की जाए ताकि एक ज्यादा व्यापक शांति हो सके, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। और गाजा की मानवीय जरूरतें, उनका क्या? वो तो इंतजार नहीं कर सकती। वही सबसे बड़ी और तत्काल चुनौती है। वहां अकाल है, बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है, लाखों लोग बेघर हैं। इस मानवीय त्रासदी को फौरन देखना होगा, किसी भी राजनीतिक समाधान से पहले। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की सख्त जरूरत है। तो अगर हम आज की स्थिति को संक्षेप में देखें, इजराइल और ईरान के बीच एक नाम का युद्ध विराम है जो लगातार टूट रहा है। हाँ। गाजा एक भयानक मानवीय संकट से गुजर रहा है। वेस्ट बैंक, यमन जैसे दूसरे मोर्चों पर तनाव जारी है। और इजराइल के अंदर भी युद्ध को लेकर विरोध और थकान बढ़ रही है। बिल्कुल। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये है, और शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी, जी, कि जब युद्ध विराम घोषित होते ही इतने गंभीर उल्लंघन हो जाते हैं और जो मूल मुद्दे हैं, गाजा, वेस्ट बैंक, ईरान की भूमिका, इजराइल की सुरक्षा, वो इतने गहरे और उलझे हुए हैं। हाँ, बहुत गहरे। तो किसी भी अस्थायी युद्ध विराम को स्थायी शांति की तरफ ले जाने के लिए किन बुनियादी जड़ जमाए हुए मुद्दों को हल करना सबसे जरूरी होगा, खासकर तब जब दोनों पक्षों में विश्वास लगभग खत्म हो चुका है? इस पर सोचने की जरूरत है।